नमस्कार दोस्तों, जन मुद्दों की बात धर्मराज के साथ मेरे शो में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में लगातार चल रही नियुक्ति प्रक्रिया पर। और उस नियुक्ति प्रक्रिया में सबसे दिलचस्प बात है कि एक ऐसी कैटेगरी में भी काफ़ी तादाद में नौकरियां मिल रही हैं, जिस कैटेगरी का नाम है EWS, इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस। और उस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में सभी वैसे जानते हैं कि जिस दिन EWS 2019 में बनकर आया था, तभी से यह विवादों में है, कंट्रोवर्शियल है। बहुत सारी पार्टियों ने इसका विरोध किया। हालांकि मुख्य रूप से इसका विरोध जो पार्टी देश में कर रही है वो है DMK। लेकिन बहरहाल नौकरियों में EWS लागू हो चुका है और केंद्रीय विश्वविद्यालयों में और अन्य केंद्रीय स्तर की नौकरियों में, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स में EWS में काफ़ी नौकरियां आ रही हैं। लेकिन हम समझना चाह रहे हैं कि EWS जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, जिसका कैप ही 8 लाख सालाना इनकम भी रखा गया है, उसमें दरअसल हो क्या रहा है। दिल्ली विश्वविद्यालय के माध्यम से हम समझेंगे कि क्या जिस नीयत से EWS को लाया गया था कि सवर्ण समाज के जो गरीब तबके से आए हुए लोग हैं, डिज़र्विंग लोग हैं, उनके पास भी एक आरक्षण हो, उन्हें भी नौकरी मिले, क्या ऐसा हो पा रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं डॉक्टर अभय कुमार। EWS कैटेगरी में काफ़ी इंटरव्यू दिल्ली विश्वविद्यालय के कई कॉलेजेस में दे चुके हैं। अब सीधा इनके पास चलते हैं और हम पूछते हैं कि ये किन परेशानियों का सामना कर रहे हैं या हो क्या रहा है, EWS की बहाली हो कैसे रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका धर्मराज जी। आपने बहुत ही अहम मसला को छेड़ा। EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस। आप सब लोगों को मालूम है कि कुछ साल पहले जो बीजेपी की सरकार थी, नरेंद्र मोदी जी की सरकार, उन्होंने बहुत जल्दबाजी में, है ना, जिसको बोलते हैं एकदम इमरजेंसी बेसिस पे, इस रिजर्वेशंस को पास कराया और इम्प्लीमेंट करा दिया। तो मैं आपको बता दूं, बहुत लोग मुझसे पूछते भी हैं कि आप EWS के मतलब उनकी नौकरियों में आप अप्लाई भी करते हैं, कभी जाते भी हैं और आप EWS का विरोध भी करते हैं। मैंने किसी को लग सकता है कि ये तो मतलब डबल स्टैंडर्ड की इनकी पॉलिटिक्स हुई। मैं कह रहा हूं कि जब EWS आरक्षण आया, उस ज़माने से ही मैं इसका विरोध कर रहा हूं और मैंने इसको लिखित विरोध किया है। अखबार में मेरे बयान हैं, मैंने अपने स्टेटमेंट को, आप चाहें तो उसको यूट्यूब पे देख सकते हैं। टेलीग्राफ ने भी एक स्टोरी की है। और मैं मानता हूं कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए या अपर कास्ट लोगों के लिए रिजर्वेशंस नाम की जो चीज़ है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप पूछेंगे कि क्या ऊंची जाति में कोई गरीब नहीं होता है, क्या ऊंची जाति के मसाइल नहीं होते हैं, क्या उनके यहाँ कोई गरीब आदमी नहीं होता है। गरीबी जो है ये भारत में है, कोई इस बात से इनकार नहीं कर रहा है कि गरीबी भारत में नहीं है। लेकिन ये भी आपको देखना होगा कि गरीबी के जो संबंध हैं वो उसके जाति से भी उसके संबंध हैं, ठीक है। यानी बहुत ही आसान शब्दों में कहें तो जो जितनी ही निचली जाति में पैदा हुआ है, सबसे पहली बात, निचली जाति कुछ होती नहीं है। हम उसको एक सोशियोलॉजी में उसको एक बना देते हैं, कैटेगरी बनाते हैं कि ऊंची जाति है, एक नीची जाति है। इंसान कोई नीचा होता नहीं है, लेकिन कहने के लिए जिनको तथाकथित नीचा जाति माना जाता है, जिसको हम कहते हैं सोशियोलॉजिकल में जो द्विज नहीं है, जैसे कहने का मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, और उसके बीच में कुछ ऐसी जातियां भी आ गई जैसे कायस्थ लोग भी आ गए हैं। क्योंकि कायस्थ लोगों को हम किसी वर्ण व्यवस्था में उसको आसानी से डाल नहीं सकते हैं, लेकिन उनको भी अपर कास्ट ही माना जाता है। और आप देखिए कि अभी बिहार में जो सेंसस रिपोर्ट जो आई है उसमें कहा गया है कि शायद कायस्थ लोग तकरीबन 1% के करीब में हैं। आप मुझे करेक्ट कीजिए अगर मैं गलत हूँ। और शायद नौकरियों में 6% हैं। यानी अपनी आबादी। डेटा की बात देखिए, डेटा की बात ही नहीं है यहाँ पर। सवाल यह है कि EWS की जो मंशा थी कि कहा गया कि OBC, SC, ST सारे लोगों को आरक्षण के दायरे में एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है। हालांकि उसके बाद भी इनकी हालत ही बहुत ख़राब है, हम सभी जानते हैं। तो कहा कि EWS यानी सवर्णों में जो गरीब, जो पढ़ लिख रहे हैं, उनको नौकरी में कैसे सरकार लाएगी। हालांकि काफ़ी विरोध हुआ, लेकिन अब आ गया है वो, फिलहाल हमारे समय का सच है। तो क्या आपको लग रहा है कि EWS के जो डिजर्विंग लोग हैं उसमें नौकरी किन EWS के लोगों को मिले? वो EWS का भी जो पैमाना है, पहली बात वही बहुत ज़्यादा आ रहा हूँ हाँ जी, उसमें भी क्या हो रहा जी। है? तो मैं कहना यही चाह रहा था कि जो ऊंची जाति के जो लोग हैं, नौकरी तो सबको नहीं है,
नौकरी तो सबको कभी मिली भी नहीं है। एक चीज़ और आप याद रखें कि इनफॉर्मल सेक्टर जो होता है और एक फॉर्मल सेक्टर होता है, मतलब जो एक मंसूबाबंद तरीके से जो एक सेक्टर होता है और एक होता है कि ऐसे ही है जैसे। तो जो मतलब इनफॉर्मल सेक्टर होता है उसकी पहचान ये होती है कि उसकी सैलरी नहीं होती है उसकी, आप कमाओगे तो खाओगे, नहीं कमाओगे तो भूखे मरोगे। तो इनफॉर्मल सेक्टर में 97% के तकरीबन हिंदुस्तानी रहते हैं। तो ये एक तो बात सबसे पहला सच है कि कोई भी अपर कास्ट हो, कितना भी उसका नेटवर्क हो जाए, तो कभी भी सारे अपर कास्ट को नौकरी नहीं मिल सकती है। अब रही बात की जो 3 या 4% जो इनफॉर्मल सेक्टर से बाहर जो फॉर्मल सेक्टर में हैं, उसकी मैं बात कर रहा हूं कि वहां पे ऊंची जाति के लोग जो हैं अपनी आबादी से 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना ज़्यादा वो सीट लिए हुए हैं। तो ये कहना है कि गरीबी के आधार पर ऊंची जातियों को रिजर्वेशंस मिलना चाहिए, ये संविधान कॉन्स्टिट्यूशंस के बिल्कुल गलत है। और मैं फिर आपके चैनल पे कह देना चाहता हूँ, दोहरा देना चाहता हूँ कि ये ताकत की जोर पे संविधान विरोधी है, 100% विरोधी है, अगेंस्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और ये ताकत की जोर पे इसको आज सही ठहराया गया है। देखिए, एक ज़माने में स्लेवरी को भी सही ठहराया गया, एक ज़माने में महिलाओं को वोट न देने को भी सही ठहराया गया, एक ज़माने में वर्ण व्यवस्था को भी सही ठहराया गया। लेकिन याद रखिएगा मेरी बात को, एक ज़माना आएगा जो EWS खत्म होगा, क्योंकि भारत के संविधान में गरीबी को दूर करने के तरीके जो हैं वो अलग हैं। गरीबी उन्मूलन प्रोग्राम है। रिजर्वेशन उसी को मिल सकता है जो सोशली यानी सामाजिक तौर पर जो पिछड़ा है, सामाजिक तौर पे जिसके साथ अन्याय हुआ है, सामाजिक तौर पे जिसके साथ भेदभाव हुआ है, और एजुकेशनली यानी जो तालीम में, शिक्षा में है। तो और जब हम सामाजिक तौर पे हम भेदभाव की बात करते हैं तो भारत में सामाजिक तौर पर भेदभाव की जो सबसे बड़ी होती है वो जातिगत आधार पे होती है। जो लोअर कास्ट में लोग हैं, अगर आपने लोअर कास्ट में पैदा हो गए तो आपके पास ज़मीन नहीं होगी, आपके पास बैंक के बैलेंस नहीं होंगे, आपके पास पक्के मकान नहीं होंगे, आपको मंदिरों और मस्जिदों में जाने से आपको रोका जाएगा, आप ऊंची जाति के किसी लड़की की तरफ देख देंगे या शादी करने की कोशिश करेंगे तो आपको मारा और पीटा जाएगा, आपके बड़े और बुजुर्गों को भी बुरी बुरी बातों से उनको पुकारा जाएगा। छोटे छोटे बच्चे ऊंची जाति के, जो लोअर कास्ट के कोई 60 साल का है और ऊंची जाति का कोई 10 साल का है, तो वो भी उनको इज्जत से नहीं बात करता है। मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। मेरे गाँव में एक सहनी जी हैं, उनको गेंदा भैया हम लोग कहते हैं। तो जब हम लोगों के घर पे आते हैं तो जब चाय बन के आई तो कोई एक छोटा सा बच्चा आके कह रहा है उनको, एक घटवार चाय पी लीजिए, चाय ले लीजिए। भोजपुरी में बोला कि घटवार चाय लें, चाय पिए, चाय। तो वो बोले वहाँ पे एक बात कि आपकी उम्र से मैं 10 गुना ज़्यादा हूँ। वो बच्चा 6 साल का है या 8 साल का है, उनकी उम्र 50 या 60 साल की है। तुम मुझे गेंदा जी नहीं बोल सकते हो कि तुम मुझे घटवार कह रहे हो। यानी एक छोटा बच्चा भी ऊंची जाति का कोई व्यक्ति है वो घटवार ही कहेगा। उनके लिए वो गेंदा जी, गेंदा भैया, गेंदा चाचा, गेंदा बाबा नहीं हो सकते हैं। तो सामाजिक अधिकार पे, सामाजिक स्तर पे जाति का भेदभाव होता है। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान की बात की, तो एक और बात याद रखिए, रिजर्वेशंस के बारे में बहुत कन्फ्यूजन होता है। रिजर्वेशन का सिर्फ इतना ही मतलब होता है कि जब पॉलिसी बनाई जाए, जब नीति बनाई जाए, तो वहाँ पे तमाम जाति के लोग वहाँ पे रहें ताकि किसी एक जाति के खिलाफ भेदभाव ना हो। और अंबेडकर साहब ने बार बार कहा है, अभी चंद्रचूड़ साहब जो हैं सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है, उन्होंने इस बात को दोहराई है अंबेडकर की बातों को। उन्होंने ये कहा है कि अच्छा कानून हो, अंबेडकर जी की बात को चंद्रचूड़ जी दोहरा रहे हैं, अच्छा कानून हो लेकिन इम्प्लीमेंट करने वाले व्यक्ति की नीयत सही नहीं हो। यानी अच्छा कानून होने के बाद भी जो इम्प्लीमेंट करने वाला जो व्यक्ति हो जातिगत बीमारी से अगर वो ग्रसित है तो न्याय नहीं मिल पाएगा। तो सबसे पहली बात मैं फिर क्लियर कर देना चाहता हूँ कि EWS जो रिजर्वेशंस है वो अपीज करने की कोशिश की जा रही है सवर्णों को। और सवर्ण ऐसे ही जनरल कैटेगरी में, UR कैटेगरी में अपनी आबादी से जो उनको 15% आबादी है उससे 3 गुना ज़्यादा वो 50% सीट खुद ही लेके जा रहे हैं। आप रेयरली कहीं सुनेंगे कि UR कैटेगरी में किसी OBC का हुआ, किसी SC का हुआ, किसी आदिवासी का हुआ। मेरी एक दोस्त आदिवासी चली गई UR कैटेगरी में फॉर्म भरने के लिए, वहाँ इंटरव्यू देने के लिए, तो उनसे पूछा प्रिंसिपल ने, अरे तुम तो आदिवासी हो, यहाँ भी अपना हक नहीं छोड़ने, यहाँ भी ले लोगी क्या? ये सारी चीज़ें। तो ये तो फंडामेंटली EWS गलत है। ये देश में राइट विंग पॉलिटिक्स का उभार है कि सामाजिक न्याय की पार्टी, आपने कहा ना DMK को छोड़ के, और कुछ मामलों में RJD ने भी, कुछ मामलों में RJD और पूरे मामले में DMK ने ही इसका विरोध किया। और आज भी देखिए कि बिहार में जो JDU की जो सरकार है और वहाँ पर भी EWS को समर्थन किया जा रहा है। अब आपके सवाल पर मैं आ जाता हूँ, जो आपका मूल सवाल है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में EWS की जो बहालियाँ हो रही हैं वो कैसा हो रहा है? धांधली, एक वर्ड में गुंडागर्दी, नेपोटिज्म,
इसी के तरह ईडब्ल्यूएस के अंदर में हो रहा है। लोग फर्जी डिग्री बना के ला रहे हैं, फर्जी सर्टिफिकेट बना के ला रहे हैं, जिनका एक ख़ास पार्टी से उनका सरोकार है ना। वो पार्टी ऐसी है जो दंगा की बात करती है, वो पार्टी ऐसी जो हिंदू मुसलमान का भेदभाव करने की पार्टी करते हैं। उस पार्टी से टिकट लेके आना है। आपका पीएचडी हो कोई मतलब नहीं है, आपके पब्लिकेशंस हो कोई मतलब नहीं है, आपको पढ़ाने की सलाहियत है उससे कोई मतलब नहीं है। एकदम ही अनफेयर मैं आपको बता रहा हूँ। दिल्ली यूनिवर्सिटी में जिस तरह से रिक्रूटमेंट हो रहा है, इससे ज़्यादा अन्याय अनफेयर चीज़ें आपको धरती पे कहीं देखने को नहीं मिलेगा। मैं कह रहा हूँ, मैं पत्रकार था पहले, पत्रकारिता से मैं थोड़ा सा मुझे लगा कि चलो एकेडमिक्स की तरफ चलते हैं। लेकिन अभय जी जी हाँ, जो कह रहे धरती पे नहीं मिलेगा। धरती पे मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं कोई मतलब लेकिन ये तो दिल्ली विश्वविद्यालय भारत में सबसे अधिक पढ़े लिखे प्रोफेसरों का जमावड़ा है। सबसे भारत के डिग्री के मामले में, तालीम के मामले में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग इंटरव्यू ले रहे हैं। वो लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? देखिए, आपको भी ये बात मालूम है कि इंटरव्यू होने से पहले जिस कैंडिडेट का सिलेक्शन होना होता है उसके नाम से मिठाइयाँ बढ़ जाती हैं, उनके घरों पे दिवाली जैसा माहौल हो जाता है, उनके घर पर नगाड़े और ढोल बजने शुरू हो जाते हैं। आपको लगता है, आपको लग रहा होगा मैं साहित्यिक भाषा का इस्तेमाल कर रहा हूँ, नहीं है। कोई भी ईमानदार व्यक्ति अगर अपने दिल पे हाथ रख के कहे तो आप देख रहे होंगे इस तरह की चीज़ें आसपास में हो रही है। यूनिवर्सिटी को कचरा बनाने की कोशिश हो रही है, और यूनिवर्सिटी को कचरा वो लोग बना रहे हैं जो विश्व गुरु भारत को बनाने की बात कहते हैं। और विश्व गुरु कभी भारत कभी बन ही नहीं सकता है। भारत कभी विश्व गुरु नहीं बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे जातिगत मानसिकता के टीचर बैठे हुए हैं जो काम नहीं करते हैं, जो टैलेंट को बर्बाद करते हैं, जो जाति के नाम पर भेदभाव करते हैं। और दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर में ऐसे ऐसे टीचरों का रिक्रूटमेंट हो रहा है जो अंग्रेजी बोल नहीं सकते हैं। अब मैं देखिए, मैं अंग्रेजी को कोई महान बात नहीं कहता हूँ, बहुत सारे बड़े बड़े विद्वान हैं जो अंग्रेजी नहीं भी बोलते थे, लेकिन भाषा पे भी उनकी पकड़ नहीं है, सब्जेक्ट पे भी उनकी पकड़ नहीं है, और फर्जी डिग्री बना के वो लोग लाते हैं। फर्जी डिग्री का मतलब फर्जी डिग्री मतलब ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट बनाते हैं, 8 लाख का जो कैप है। हाँ। पता चला कि उनके घर में ट्रैक्टर हैं, उनके घर में बहुत सारी ज़मीनें हैं, ऐसी सारी चीज़ें डिग्री लेके ला रहे हैं, ऐसा सर्टिफिकेट लेके आते हैं। डिग्री का मतलब मैं सर्टिफिकेट कर ईडब्ल्यूएस का फर्जी सर्टिफिकेट लेके आते हैं और चक्कर लगाते हैं उस संगठन का, जो संगठन हिंदू और मुसलमान में लड़ाई लगाने के दिन भर प्लान करते हो। इनका एक ही मकसद है। फिर मैं ज्योतिबा फूले के पास चलना चाहता हूँ कि लोगों को ज्ञान से वंचित रखो ताकि लोग समझ नहीं पाए अपने अधिकार को, और कुछ चंद मुट्ठी भर जो लोग हैं वो लोग ही ताकत में रहें। इसीलिए आपने देखिए ना, पटना यूनिवर्सिटी में कितने कितने बड़े बड़े प्रोफेसर एक ज़माने में थे। अरे प्रोफेसर आर एस शर्मा की सारी किताबें पटना यूनिवर्सिटी में ही आई हैं, ज़्यादातर किताबें। आप तो पटना यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, मुझे तो वहाँ दाखिला भी नहीं मिला एक ज़माने में, एएन कॉलेज में पढ़ा। तो पटना यूनिवर्सिटी कितना बड़ा था एक ज़माने में। मेरठ यूनिवर्सिटी, आगरा यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, कितने कितनी यूनिवर्सिटियों का हम नाम सुनते थे। जेएनयू को भी उसी तरह से बर्बाद किया गया है, डीयू के अंदर में भी बर्बाद किया गया है। और ये गलत तरीके से एकदम गुंडागर्दी, अन्याय, शिक्षा को क्या करेंगे, शिक्षा के कलेजे में चाकू मारने का ये सिस्टम ये काम कर रहा है। और जितने भी नाअहल लोग हैं उनको यहाँ पर लाया जा रहा है। एक देखिएगा, एक ज़माने में जिस तरह से सरकारी स्कूल का जिन लोगों ने हाल किया है, ऊंची जाति के लोगों ने और ऊंचे वर्ग के लोगों ने, कि सरकारी स्कूल को ऐसा बर्बाद कर दो ताकि गरीब का बच्चा पढ़ भी ना सके, और पढ़ने के लिए जाए तो कुछ बन भी ना सके। उसी तरह से ये पब्लिक यूनिवर्सिटी को ये लोग बर्बाद कर देंगे, और बर्बाद करने के बाद जो भी एजुकेशन होगा वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में होगा, वो फॉरेन डिग्री लेके आएंगे, और वही लोग आगे बढ़ पाएंगे, और फिर भारत अंधकार में जाएगा, फिर भारत वो मनुवादी दौर में ले जाने की पूरी कोशिश है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि ईडब्ल्यूएस का जो ये पूरा का पूरा जो खेल है ये शुरू से ही गलत है। और उस ईडब्ल्यूएस में वही ऊंची जाति के लोग आते हैं जिनके दादा, जिनके चाचा, जिनके पापा ऑलरेडी यूनिवर्सिटी में बैठे हुए हैं, जिनका ऑलरेडी कनेक्शंस हैं। जो गरीब लोग भी ईडब्ल्यूएस के अंदर में हैं उनका भी वहाँ पे कोई जगह नहीं है। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि ईडब्ल्यूएस का हमें तो उसूलन इसका विरोध करना चाहिए, उसूलन विरोध करना चाहिए। सबको, ऊंची जातियों को भी इसका विरोध करना चाहिए। और अगर ईडब्ल्यूएस जब तक ख़त्म नहीं हो जाता तब तक हमें कम से कम ये कहना चाहिए जो 8 लाख रुपए का कैप है वो बहुत ही ज़्यादा है, इसको कम से कम 2 लाख रुपए तक लाना चाहिए, ताकि जो जेन्युइन जो लोग हैं वही इसमें अप्लाई कर सकें। और इसमें जो है कोई ऐसा कोई डिपार्टमेंट हो।
अभय जी, आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में फॉर्म भरते हैं, आप सिर्फ 8 लाख देख रहे हो, उसमें जमीन भी होगा तो भी आप ईडब्ल्यूएस माने जाएंगे। 5 एकड़ या कुछ एकड़ जमीन है और तब 8 लाख सालाना इनकम। ईडब्ल्यूएस के नाम पे अगर किसी को, अगर आपको नौकरी देनी भी है, उसूलों ने गलत है, अगर किसी को देनी भी है, उस व्यक्ति को जो 10,000 5,000 रुपया कमा रहा है, उस व्यक्ति को न दे जिसके चाचा, जिसके मामा, जिसके नाना, जिसका पूरा खानदान यूनिवर्सिटी में बैठा हुआ, और ऐसे ही लोग भरे जा रहे हैं। और जो करंट रिजीम है वो सवर्णों का भी हित नहीं चाह रही है, वो सवर्णों के सवर्ण जो हैं उन्हीं का हित चाहती है। और ये दुर्भाग्य, मैं अपना माथा पीटता हूँ कि मैं सवर्णों के इलाके में जाता हूँ तो वो क्या करते हैं, लालू प्रसाद यादव को ब्लेम करते हैं, वो मायावती को ब्लेम करते हैं, वो अखिलेश को ब्लेम करते हैं, और कहते हैं कि सामाजिक न्याय की पार्टियों की वजह से ऊंची जाति के लोगों को नौकरी नहीं मिली। अरे भाई, जो टॉप में बैठी हुई पार्टी हैं उसने एसएससी का एग्ज़ाम ख़त्म कर दिया, उसने रेलवे को प्राइवेटाइज कर दिया, वो नौकरियां नहीं निकालती हैं। वो कहती है कि चूंकि लोग बच्चा पैदा कर रहे हैं इसलिए नौकरियां कहाँ से सरकार देगी। आपको सवाल सही लोगों से पूछना चाहिए। और जो जाति का जो है ना, जाति की जो एक बीमारी है, इससे निकल के एकदम ही सही तरीके से देखिए, और जो नीचे के लोग हैं उनके साथ आप यूनिटी बनाने की कोशिश कीजिए। जो खून चूसने वाला जो लोग हैं, जो आप ही के समाज से हैं, उनसे बच के रहिए और उनका मुकाबला कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। हम सुन रहे थे डॉक्टर अभय कुमार जी को, जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में फॉर्म भरते हैं। ईडब्ल्यूएस के जिन्विन अगर कोई हकदार हैं तो अभय जी हैं, लेकिन कई कॉलेज में 20-30 कॉलेज में इंटरव्यू ह्यूमिलिएट किया जाता है, इन्हें बुरी तरीके से बेइज्जती किया जाता है। और जो लोग, जैसा कि इन्होंने, इंटरव्यू लेने वाले को पता ही नहीं होता है सब्जेक्ट के बारे में। हाँ। वो बोल भी नहीं पाते हैं अंग्रेजी में, मैं आपको बता रहा हूँ, वो कुछ पूछ भी नहीं पाते हैं। मैं तो सोचता हूँ ये दिल्ली यूनिवर्सिटी है, आप सवाल कुछ और पूछो और जवाब कुछ और, कोई सुनता भी नहीं। कोई मोबाइल फ़ोन पे बात कर रहा है, कोई टॉयलेट जा रहा है, कोई बाथरूम जा रहा है, और सिर्फ इंटरव्यू के दौरान खाते हैं लोग, नाश्ता करते हैं वो लोग, सिर्फ प्लेटें आती हैं और सिर्फ खाते हैं लोग। ये देश को कौन बचाएगा मुझे नहीं पता है। बताइए, आप देख रहे थे कितने निराशा है विद्वानों में, जो 20 साल 30 साल की कड़ी मेहनत के बाद पीएचडी जैसी डिग्री जवाहरलाल और एक और बात, मेरे पिताजी मैट्रिक पास भी नहीं है। बताइए, आप देख रहे हैं, आप सुन रहे हैं, इतना आक्रोश है, कितने साल स्ट्रगल करने के बाद, संघर्ष करने के बाद ईडब्ल्यूएस का जो झुंझुना केंद्र सरकार ने दिया भी, और उसमें अभय जी जैसे विद्वान अगर जो कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनली ईडब्ल्यूएस को स्क्रैप कर देना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए, फिर भी अगर 1% के लिए उसमें बहाली हो रही है तो अच्छे लोगों को, जब तक हो रही है तो आपको, तो उसमें ईमानदारी से कम और उसमें सवर्णों के जो पैरासाइट जो लोग हैं उनको बाहर कीजिए। बताइए, जो कह रहे हैं कि ईडब्ल्यूएस में सवर्णों के पैरासाइट को नौकरी दी जा रही है। इसी के साथ मैं इस अपील के साथ आज का शो ख़त्म कर रहा हूँ कि जो लोग भी हैं, जहाँ भी हैं, जिस मकाम पर भी हैं, उन्हें प्रयास करना चाहिए कि समाज को गंभीरता समझें। समाज के लिए चिंतित जो लोग हैं, जो कमज़ोर तबके से आते हैं, जो कमज़ोर वर्ग से आते हैं, उनके साथ खड़े रहें, और तभी समाज आगे की ओर बढ़ सकता है। आखिरी बात मैं कहना चाहता हूँ, ये बातें मैं कोई नशा करके नहीं बोल रहा हूँ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है बात कि समाज तभी आगे बढ़ेगा जब उस समाज का व्यक्ति उस समाज में व्याप्त बुराइयों के खिलाफ सबसे पहले बोले, जैसा वोल्टायर ने किया। तो अच्छा इंटेलेक्चुअल वही है डॉक्टर अंबेडकर की निगाह में जो सफाई कर्मचारी है। सफाई कर्मचारी का मतलब है जो समाज की बुराइयों को बाहर निकाले, उसको क्लीन करे। इसलिए नहीं कि मेरी जाति के कोई रेपिस्ट भी है, कोई डाकू भी है तो बहुत ही अच्छा है। देख रहे हैं कि कैसे बेबाक विद्वानों को दिल्ली विश्वविद्यालय के नियुक्तियों में जानबूझकर एक षड्यंत्र के तहत उन्हें नौकरियों से बाहर किया जा रहा है। हर प्रकार की व्यवस्था से उन्हें दूर किया जा रहा है। पता नहीं दिल्ली विश्वविद्यालय भी कब अन्य विश्वविद्यालयों की तरह, जो राज्य के अन्य विश्वविद्यालय हैं उनकी तरह कबाड़ा हो जाए, इसका कुछ कहा नहीं जा सकता। हो चुका है कबाड़ा हो चुका है। और भी तमाम मुद्दों पे बातचीत के लिए, विमर्श के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए। मेरे शो में आप सबका सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।